हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुप्लस सीयूटी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट लेक्चर एमसीक्यूज डिस्कशन का। आई होप प्रीवियस लेक्चर आपको पसंद आया हो और आपको एक आइडिया मिल गया हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और यूनिट नंबर 2 के हम एमसीक्यूज को कंप्लीट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन केस ऑफ गिवन पैराडॉक्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव, पॉजिटिव, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये कह रहे हैं कि अगर गिवन पैराडॉक्स का केस है तो स्लोप क्या होगी, डिमांड कर्व की स्लोप क्या होगी। हमने गिवन गुड्स का केस पढ़ा हुआ है कि गिवन गुड्स में क्या है, नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है मतलब नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो अगर ये फेल कर जाएगा तो पहले नॉर्मल डिमांड ऑफ लॉ क्या शेप देता था, वो हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप देता था, ठीक है। बट अगर ये फेल हो जाएगा तो हमें क्या होगा, ये जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाएगा और जो गिवन गुड्स के केस में है वो रिलेशनशिप क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। हमने वहां पे पोटैटोज और मैंने आपको एक प्रॉपर केस लेके समझाया था कि कहाँ से ये बिगिन हुआ और क्या कॉजेज है और क्या चीजें हैं। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इसका पॉजिटिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है तब भी क्वांटिटी डिमांडेड गिवन गुड की इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या मिलेगा, एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा जिसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसका है आंसर नंबर बी। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इंक्रीज इन डिमांड occurs due to, अब डिमांड क्यों बढ़ेगी, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, क्या है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, बी इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, या ऑल ऑफ द अबव। एज यू नो कि अगर प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का बढ़ जाता है तो सिंस कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या होता है, वो एक साथ यूज होते हैं, तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, क्योंकि हम इसका रिलेशनशिप स्टडी कर चुके हैं, सिंस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज्ड टुगेदर। तो दिस ये एक आंसर ये भी है। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द गुड्स, ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी तो विद द इंक्रीज इन द इनकम डिमांड फॉर द गुड्स इज इंक्रीजिंग। आप नॉर्मली भी देख सकते हैं कि अगर आपके घर में आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप और गुड्स को कंज्यूम करना चाहेंगे, बिकॉज एज अ कंज्यूमर मोर इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। तो इसका ये भी है, ठीक है। फिर बात करते हैं इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो आप क्या करेंगे, आप डिमांड बढ़ा देंगे दूसरे वाली गुड की, तो उसका प्राइस है, ये सब्स्टिट्यूट वाला महंगा हो गया तो ओरिजिनल वाले की डिमांड बढ़ा देंगे। तो ये वाला भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड इज वायलेटेड व्हेन the income effect is negative, substitution effect is negative, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। देखो नॉर्मली क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, एक सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्रिवेल करता है जो इनकम इफेक्ट से ज्यादा काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि जब किसी गुड का हम प्राइस घटा देते हैं तो हमेशा कंज्यूमर को लगता है आज वो सस्ता हो गया, चलो वो ज्यादा खरीद लेते हैं। तो इसीलिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा परसुएड करता है कंज्यूमर को कि उस गुड को ज्यादा कंज्यूम करें जिसका प्राइस कम हो गया है, कि सस्ता हो गया तो उसको कंज्यूम करना ज्यादा प्रेफर करता है। इनकम इफेक्ट क्या करता है, इनकम इफेक्ट हमेशा हमें कहेगा कि अगर इनकम बढ़ जाती है किसी भी कॉज की वजह से, या तो ओरिजिनली इनकम ही बढ़ रही है या गुड का प्राइस घट रहा है, मतलब रियल परचेजिंग पावर एक्चुअली में बढ़ रही है, तो हम हमेशा गुड की कंजम्पशन बढ़ाते हैं। वो कहता है हमारा इनकम इफेक्ट। नॉर्मली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर रहता है इनकम इफेक्ट से लॉ ऑफ डिमांड में। बट अगर हम एक एक्सेप्शनल केस को डिस्कस करें, जैसा कि हम गिवन गुड के केस में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें क्या होता है, उसमें केस डिफरेंट होता है। उसमें क्या है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, यस इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था कि गिवन गुड इज नथिंग बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंफीरियर गुड। गिवन गुड क्या है, इट इज नथिंग बट एक एग्जांपल है इंफीरियर गुड का, ठीक है। इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव रहता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव रहने का मतलब है कि अगर आपका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। इनकम इफेक्ट अगर नेगेटिव है मतलब अगर इनकम बढ़ रही है तब भी हम उसकी कंजम्पशन या मतलब उसकी डिमांड को कम कर रहे हैं, वही है गिवन गुड का केस। बट यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो होगा नेगेटिव वाला वो स्ट्रॉन्गर रहेगा, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, ये है, इस पे हम स्टिक करते हैं।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, नहीं, इसमें नहीं होगा। नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यस दिस इज द नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नो। क्यों? क्योंकि मैं आपको कॉज अभी बता ही चुकी हूं, तो इन दोनों में होएगा। बट मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है कि इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव रहेगा, बट वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ग्रेटर रहेगा, क्योंकि इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मतलब है गुड हो गया इंफीरियर। बट लॉ ऑफ डिमांड कब वायलेट होता है? वो वायलेट होता है गिवन गुड के केस में। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी, नेगेटिव इनकम इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। वो कहता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स व्हाट। अभी 2 मिनट पहले ही एक्सप्लेन कर रही थी सारा, जब गिवन और इंफीरियर का आपको एग्जांपल दे रही थी मैं, तो उससे आपको क्या रियलाइज होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब होगा? व्हेन इट इज रिलेटिवली चीपर, रिलेटिवली डियरर, रिलेटिवली स्टेबल, या डी बोथ ए एंड बी। रिलेटिवली चीपर है, यस फॉर श्योर, अगर वो सस्ता हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक्स प्लेस करेगा। और रिलेटिवली डियरर है, मतलब महंगा भी हो जाएगा तो भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेगा। अगर सस्ता है तो उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बट अगर वही चीज महंगी हो गई है तो उसको क्या करेंगे, हम कम कंज्यूम करेंगे। तो बोथ ए एंड बी, आंसर वुड बी आंसर नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। In case of a normal goods, the relationship between the income and the quantity demanded is। नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं। नॉर्मल गुड में क्या है? देखो नॉर्मल गुड की डेफिनेशन आपको याद ही होगी। क्या कह रहे थे हम नॉर्मल गुड के केस में? नॉर्मल गुड के केस में हम कहते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, इकोनॉमिक्स में हम वाई से डिनोट करते हैं इनकम को, आपको पता ही है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो डिमांड जो होती है एक नॉर्मल गुड की, वो इंक्रीज करता है। अगर आप क्या देख रहे हैं इनमें, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इसमें क्या रिलेशनशिप दिख रहा है आपको? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, 1 to 1 का पॉजिटिव रिलेशनशिप इन दोनों में देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप पॉजिटिव मार्क कर सकते हैं। नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। ये डिफरेंट केसेस हैं हमारे, इसीलिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो मोस्टली क्वेश्चन में एक आपको सजेशन दे दूं, ये मोस्टली क्वेश्चन आपको डेफिनेशन में ही मिल जाएंगे, इसलिए डेफिनेशन को ना अच्छे से समझिए, डिफरेंस जानिए कि इसका क्या मतलब है, कि इसमें कौन सा फैक्टर ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, क्या इनकम का फैक्टर है या प्राइस का फैक्टर है या कोई और फैक्टर्स है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या है, हमको देखना पड़ता है कि कौन सा फैक्टर मोस्ट डोमिनेंट है और बाकी फैक्टर्स को हम उसमें कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं हमेशा। कभी हम माइक्रो पढ़ रहे हैं या मैक्रो पढ़ रहे हैं, देयर विल ऑलवेज बी सम फैक्टर्स एट प्ले, और कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। हम एक ही का रोल देखते हैं मेजरली, बाकी सबको कांस्टेंट रख के। चलिए क्वेश्चन 6 डिस्कस करते हैं। इन अ सिचुएशन वेयर एमआरएस इज ग्रेटर देन पीएक्स बाय पीवाई, कंज्यूमर वुड रिएक्ट बाय। देखो एमआरएस मैंने बताया है, व्हाट इज एमआरएस? इज नथिंग बट विलिंगनेस टू पे ऑफ अ कंज्यूमर फॉर अ गुड। मतलब कंज्यूमर किसी चीज को खरीदने के लिए कितना पैसा देने को तैयार है या कितना गुड्स को सब्स्टिट्यूट करने को तैयार है, ठीक है। इट इज विलिंगनेस टू पे, और विलिंगनेस टू पे यहाँ हम इन टर्म्स ऑफ गुड कह रहे हैं, अगर हम 2 गुड की बात करें। और ये क्या है? एक्चुअल प्राइस टू बी पेड। अब हम कह रहे हैं कंज्यूमर क्या कर रहा है कि वो ज्यादा पे करना चाह रहा है, मार्केट में उसको पे कम करना है, तो वो रिएक्ट कैसे करेगा? ही वुड डिमिनिश द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी वाई, और इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी एक्स, एंड नन ऑफ दिस। देखो एमआरएस इज नथिंग बट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। मतलब वाई की कंजम्पशन, अगर एक्स की वाई की कंजम्पशन बढ़ानी है तो हाउ मच यूनिट्स ऑफ एक्स वी हैव टू फॉरगो, और या फिर हम कहें अगर इफ वी हैव टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अ गुड एक्स से, देन हाउ मच यूनिट्स हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड, वही चीज बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं एमआरएस इज ग्रेटर देन पीएक्स बाय पीवाई, तो हम क्या करेंगे? वी विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। यही है, डिमिनिश तो नहीं करेंगे क्योंकि विलिंगनेस टू पे हमारी मोर है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? उसको तब तक इंक्रीज करेंगे कंजम्पशन जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? विलिंगनेस इज ग्रेटर देन, सो विलिंगनेस ज्यादा है तो वी विल कंज्यूम मोर, क्योंकि ज्यादा अवेलेबिलिटी है हमारे पास। तो व्हाट विल बी? वी विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई, ठीक है,
क्योंकि इट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कह रहे हैं एक अल्टरनेटिव दे रखे हैं गुड एक्स के और गुड वाई के, ठीक है। ये बंडल 1 है, बंडल 2 है और ये बंडल 3 है। अब ऐसा देखो हो सकता है कि डायग्राम ऐसा दे रखा हो आपको और फिर आपको आइडेंटिफाई करना हो। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि इंडिफरेंस का होता क्या है। फिर आप क्या करोगे, बंडल्स जो दे रखे हैं उनका कंपैरिजन करोगे किस चीज से इंडिफरेंस का फॉर्म हो सकता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज बंडल्स कैन फॉर्म एन इंडिफरेंस कर्व, इनमें से कौन सा बंडल इंडिफरेंस कर्व को फॉर्म कर सकता है। देखो इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व हमें वो सारे बंडल देता है जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब टू रिमेन ऑन वन आईसी, अगर एक पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व पे रहना है तो मतलब अगर एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा। देखो जब मैंने आपको एमआरएस और डिमिनिशिंग एमआरएस के बारे में बताया था तब मैंने बताया था ये इसी वजह से ये आईसी डाउनवर्ड स्लोप भी करता है। मतलब एक गुड की यहाँ अगर गुड एक्स लूं, ठीक है, और यहाँ गुड वाई लूं, तो अगर मुझे ये पॉइंट ए है, ठीक है सपोज, और इस पॉइंट बी पे मूव करना है तो मैं देख रही हूँ ये y है ये x है, तो यहाँ पे क्या है x डैश पे बढ़ा रही हूँ तो ये y डैश कम हो रहा है, यही चीज है। तो इसमें भी हमें यही कंपैरिजन करना है। 3 बंडल्स दे रखे हैं x y। देखो x y अगर आप इसको देख रहे हो, a को देख रहे हो अगर आप, ठीक है, बंडल 1 को देख रहे हो अगर, ठीक है, तीनों बंडल्स को कंपेयर करना है, ठीक है, तीनों बंडल्स को कंपेयर करना है। 5,1 एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, एक 5,2 दे रखा है, एक 5,3 दे रखा है। देखो इसमें बंडल में क्या कह रहे हैं, इस बंडल में हमें ये कह रहे हैं कि अगर मैं x की क्वांटिटी को सेम रख रही हूँ, y की को बढ़ा रही हूँ, इसमें क्या तीनों में x की क्वांटिटी को सेम रखा गया बट y की क्वांटिटी 1 है 2 है 3 है। अगर ये देखो मैं x की क्वांटिटी को इसी नॉर्मल पे एग्जाम्पल ले लूँ, x की क्वांटिटी को मैं सेम रखूँ, ठीक है, यहाँ पे, और मैं y की क्वांटिटी बढ़ाती चली जाऊं, तो क्या आप देख रहे हो सेम आईसी पे लाई करूंगी, मैं नहीं लाई करूंगी। तो ये ऑप्शन बंडल नंबर 1 का ऑप्शन है ऑटोमेटिकली क्रॉस हो गया। अब मैं बात कर रही हूँ कि ये वाला 1,5, ठीक है, 2, अब मैं कह रही हूँ x की कंजम्पशन को तो बढ़ा रही हूँ, x से सपोज यहाँ x1 x डैश पे डाल रही हूँ या x डबल डैश पे जा रही हूँ। थोड़ा मैं यहाँ पे अगर आपको मैसी लग रहा है तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट नंबर बी, ये x1 ये y1 0, ठीक है, ये पॉइंट नंबर बी। अब ये इसमें कह रहे हैं कि देखो इसको अगर मैं 1 ले लूं, ठीक है, यहाँ पे 1 से मूव करें। अब ये कह रही हूँ x की क्वांटिटी तो 1 से बढ़ा रही हूँ, तो 1 से यहाँ पे सपोज 2 पे जाऊंगी, 3 पे जाऊंगी, 4 पे जाऊंगी, 5 पे जाऊंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ तो y की क्वांटिटी जो है सेम है। सपोज y की क्वांटिटी है 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 5 है, ये ठीक है, ये 5 पे है यहाँ पे। और x की क्या है, अगर मैं ये बढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, ये बढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, ये बढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो क्या मैं इनको ज्वाइन करने के बाद आईसी ऑब्टेन कर सकती हूँ? नहीं, तो बंडल नंबर 2 भी नहीं आएगा। अब बातें करते हैं बंडल नंबर 3। अगर ये देखो, अगर मैं x की क्वांटिटी को 1 रख रही हूँ, ठीक है, तो y की क्वांटिटी 5 है, एक पॉइंट सपोज यहाँ आ जाएगा, एक मिनट दूसरे मार्कर से बताती हूँ, ये यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा एक, ठीक है, x1 y5, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट लेती हूँ x2, y कितना है 4, उसी तरह से x3, y क्या ले रही हूं मैं 2, ये आ गया। अब मैं इनको ज्वाइन करूंगी तो डेफिनेटली मुझे एक आईसी ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। यही चीज है, आपको यही डिफरेंस करना है कि क्या डेफिनेशन है, क्या पूछना चाह रहा है। तो अब आपको आईसी ऑब्टेन हो रहा है, तो व्हाट वुड बी द आंसर? आंसर विल बी 3, बंडल नंबर 3, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको टेबल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब है कि इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वी मूव, जब मैंने आपको एक पर्टिकुलर मतलब सेपरेट लेक्चर में मैंने आपको मूवमेंट और शिफ्ट पढ़ाया है, तो आई होप आप कॉन्ट्रैक्शन, आपको याद होगा कि हमने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व क्या पढ़ा था, तो वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व वी मूव फ्रॉम लोअर पॉइंट टू द अपर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, टू द राइट ऑन द अनदर डिमांड कर्व,
देखो राइट ऑन द अनदर डिमांड कर्व का मतलब है हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट, देखो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन आ रहे हैं तो हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शिफ्ट है, तो ये वाला तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर फ्रॉम द अपर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट, देखो जैसे ये आईसी है आपका, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। अगर मैं अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे मूव कर रही हूं, ठीक है, यहां से यहां, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, टू द लेफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व वुड अगेन बी अ शिफ्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये क्या कर रहा है, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द अपर पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो ए से अगर मैं बी से ए पे मूव करूंगी, ए से बी पे मूव कर रहे हैं तो चीजें एक्सपैंड हो रही है, बट अगर मैं बी से ए पे मूव कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मैं लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट पे मूव कर रही हूं, देखो जैसे ये देखो ए से बी पे मूव कर रही हूं, यहां पे इनिशियली ये y है, ये x है 0, अभी आप देख रहे हो x से x डैश पे मूव कर गए और y से यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ तो अब ये देख रहे हो ये क्या हो रहा है, इसका स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि एक्सपेंड कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है। बट अगर मैं रिवर्स मूव करती हूँ, अपर लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट पे मूव करती हूँ तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर होगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, अ फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी कम हो जाता है तो क्या होगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर विल बी, प्राइस कम हो रहा है, व्हाट इज ऑन प्राइस, प्राइस किसी चीज का कम हो रहा है तो ध्यान रखिए क्या क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, इंक्रीज इन द रियल इनकम, प्राइस कम हो रहा है तो रियल इनकम बढ़ रही है, यस फॉर श्योर, डिक्रीज इन द रियल इनकम, नो, इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर, ऑब्वियसली अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो आपके पास इनकम अवेलेबल या परचेजिंग पावर जो है आपकी एक्सपेंड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा अवेलेबल होगी, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका होगा आंसर नंबर डी, दैट वुड बी बोथ ए एंड सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, What happens to the marginal utility when total utility is maximum? डायग्रामेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने रिलेशनशिप पढ़ा था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का। तो अगर हम उसी को ही वापस से रिवाइज करेंगे तो हमें याद है कि अगर टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, क्या होगी, अगर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे है, देखो मैंने शेड्यूल बनाया था वहां पे भी कि टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का, और फिर मैंने डायग्राम भी बनाया था, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर टोटल यूटिलिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं और एक पॉइंट पे जाके वो मैक्सिमम हो जाती है तो जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन उससे डिराइव होगी, व्हाट विल बी दैट वुड बी 0। सो बिना कुछ सोचे समझे आपको यही ऑप्शन टिक करना है, दैट वुड बी, आंसर वुड बी 0, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव नहीं होगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग भी नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी अगर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो 3 फीचर्स है, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट पे तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे है, इंक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग रेट पे तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे है, व्हाट हैपेंस टू द टोटल यूटिलिटी जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, एंड व्हाट विल हैपन अगर टोटल यूटिलिटी हमारी या टोटल सेटिस्फैक्शन कम होने लगे, व्हाट विल बी हैपन टू मार्जिनल यूटिलिटी, आइदर क्या नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव रहेगी, क्या होगी। तो इससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Change in the quantity demanded of a commodity due to the change in the real income of a consumer caused by change in own price of commodity is called, क्या कह रहे हैं, change in the quantity demanded of a commodity due to change in real income, real income के change की वजह से आ रहा है, caused by change in own price of the commodity, उसका प्राइस है, क्रॉस प्राइस में डिफरेंट प्राइसेस होते हैं तो क्रॉस प्राइस नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं हो सकता। अब आपके पास ये 2 चीजें रही। अब इसमें क्या कह रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम, रियल इनकम चेंज हो रही है, यहाँ ध्यान रखिए एक्चुअल इनकम की नहीं बात करें। रियल इनकम आपकी कब चेंज होती है, रियल इनकम आपकी तब चेंज होती है जब आपका प्राइस चेंज होता है,
ठीक है, क्योंकि रियल इनकम इज नथिंग बट, एक्चुअल इनकम को अगर वाई से डिनोट करते हैं तो जो रियल इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं, वाई बाय पी, मतलब प्राइस से डिनोट करेंगे, वो रियल इनकम है इन प्रोपोर्शन टू द प्राइस. सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर वुड बी बी, प्राइस इफेक्ट. अगर एक्चुअल इनकम में चेंज आता तो इसका आंसर इनकम इफेक्ट हो जाता. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. अ परफेक्टली इलास्टिक, अब इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस. आई होप आपने इलास्टिसिटी का लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा. अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. विद इन सेकंड्स आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हें. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज, अब बात करें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व में हमने क्या बात कर रहा था, हाउ वुड बी द शेप. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व में ईडी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी के मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इसका मतलब परसेंट ऐसा कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो जीरो हो जाएगा. मतलब प्राइस कांस्टेंट है बट क्वांटिटी डिमांडेड इट वुड कीप ऑन चेंजिंग. तो उस केस में क्या है, देखो अगर डायग्राम बनाना है, यहाँ पे मार्क करते हैं हमारा प्राइस को, यहाँ पे मार्क करते हैं क्वांटिटी को. तो क्या कह रहे हैं, चेंज इन प्राइस, प्राइस को ले लो यहाँ पे P1 P2 P3. तो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है बट प्राइस जो है कांस्टेंट है. सपोज प्राइस क्या है, प्राइस जो है वो सेम ही है. तो ये क्या आ रहा है, व्हाट वुड बी, प्राइस सेम बट क्वांटिटी इज कांस्टेंट. देखो ऐसी शेप आ रही है. ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो आंसर क्या है, ए. इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एट अ कांस्टेंट प्राइस ऑफ P1. देखो ये डायग्राम से भी है, कभी कभार हम हो सकता है कि हम भूल जाएं. ठीक है, तो आपको ये याद तो होगा ही कि इलास्टिक डिमांड क्या होती है. इलास्टिक डिमांड इनफाइनाइट होती है. परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी नॉट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक क्या है, डिमांड इनफाइनाइट होती है. तो परसेंटेज फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगाया हमने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो एनीथिंग, अगर यहाँ पे कोई भी क्यू ले लो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नथिंग बट इन्फिनिटी. तो यहाँ पे पहुंच गए. तो मतलब चेंज इन प्राइस क्या होना चाहिए, जीरो. तो चेंज इन प्राइस मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्राइस है बट क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंजिंग एट अ पर्टिकुलर प्राइस. तो ये है, तो ये इसलिए इसका आंसर है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑब्टेन्ड इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. ये मैं अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ और देख लिया, वहीं से ये क्वेश्चन भी बन के आ गया है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया है तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चंस करने से आपको कोई नहीं रोक सकता. तो इसलिए हम कह रहे हैं एक अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक. मैं आपको ये फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने अपने लेक्चर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है. ठीक है, इसका शेप मैं बता देती हूँ, बस इसका शेप ऐसा होगा. रीजन इसमें नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी एक्सप्लेन है. तो इसका आंसर होगा एज यू नो यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. और हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये 1 के बराबर है, मतलब दोनों में बराबर है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी. चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व इज वन वेयर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0. His elasticity is equal to infinite, elasticity is equals to 1 या all of the above. As you know, constant elasticity demand curve का मतलब क्या है कि elasticity क्या है, हर पॉइंट पे सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे. तो क्या हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी अगर 0 है हमारी, ठीक है, ED इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ED इज इक्वल्स टू 0. ED इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी का मतलब परफेक्टली
इलास्टिक डिमांड, ED इज इक्वल्स टू 1 की मतलब हम बात कर रहे हैं यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक। इन तीनों ही केस में हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी देखो इसका इनकी शेप क्या रहती है, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहती है, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस रहती है, ठीक है। एक के केस में कांस्टेंट इलास्टिसिटी है, तो ऐसे तीनों के केस में क्या है आप देख रहे हैं इलास्टिसिटी क्या है, ऑल अलोंग द कर्व सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम अपने आज के लेक्चर के, जो है द डिमांड फॉर द मेडिसिन इज इलास्टिक, इनइलास्टिक, जीरो, यूनिटरी इलास्टिक। देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ नेसेसिटी एंड द लग्जरी गुड्स। देखो आप बता दो कि मेडिसिन आपके लिए है क्या, नॉर्मली किसी के लिए भी मेडिसिन क्या होगी, आइदर क्या ये नेसेसिटी होगी या ये लग्जरी होगी। एज वी नो कि मेडिसिन आर अ बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ, ये नेसेसिटी है। तो अगर कोई चीज नेसेसिटी है तो आप नेसेसिटी से क्या जानते हैं कि मतलब आप अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तब भी क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्टिकुलरली आप उसकी सेम क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इनइलास्टिक, क्योंकि इलास्टिसिटी फॉर नेसेसिटी गुड्स इज इनइलास्टिक, वाइल लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी जो होती है वो इलास्टिक होती है। अगर यहाँ पे मेडिसिन की जगह आपको एग्जाम में कोई और चीज आ जाए, जैसे वाटर आ जाए या इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, तो कोई भी बेसिक नेसेसिटी आइटम आ जाए, पर अगर मैं यहाँ कार का एग्जाम्पल दे दूं या कोई लग्जरी वॉच का एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है, या कुछ और भी एग्जांपल दे दूं, तो वो क्या होगा हमारा, वो लग्जरी आइटम्स हो जाएंगे। तो उसमें क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। तो आपको वो कंसेप्ट जानना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप कि आपको इस लेक्चर में सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे हमने वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। स्टिल आपको अगर कोई डाउट हो या आप कुछ चीजें और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।